स्वागतम बच्चों, मैं उमा शंकर तिवारी, तुम्हारा कक्षा अध्यापक एवं हिंदी शिक्षक। आज हम लोग पढ़ेंगे और पाठ में आए समस्याओं को देखेंगे। हमारे जो पुस्तक है सहायक पाठ कथा संचयन, उसमें डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की लिखी हुई रचना करमनासा की हार, इस पर हम लोग इसकी समस्याओं को देखेंगे, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसको मुख्य रूप से हम लोग 6 बिंदुओं पर देखेंगे। प्रथमतः लेखक परिचय, और उसके बाद कहानी का परिचय, पाठ का सारांश, पाठ का उद्देश्य, पाठ का संदेश एवं उसी के साथ आज के समय में कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया है, उस पर विचार विमर्श करेंगे। छठवां और अंतिम पार्ट होगा वीडियो का। मुख्य पात्र जो हैं भैरव पांडे, उनके चरित्र चित्रण के संबंध में, और उसमें हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा नहीं देख करके उनके चरित्र के 5 मुख्य पहलुओं पर विचार करेंगे, उनको मुख्य बिंदु के रूप में देखे लेंगे। और इसके बाद ध्यान देना तुम लोग, इसके साथ साथ स्क्रीन पर स्मृति संकेत के रूप में आते रहेगा लेखक का परिचय, शब्दार्थ आएगा, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और भैरव पांडे के चरित्र चित्रण के जो मुख्य बिंदु होंगे वो होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी के जो लेखक हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, उनके परिचय से। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म सन 1929 में वाराणसी में एक जमींदार परिवार में हुआ। वाराणसी में रहकर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने वहीं अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और इसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष के पद तक पहुंचे। अध्यापन के साथ साथ लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध किया। उनकी पहली कहानी दादी माँ सन 1951 में प्रतीक में प्रकाशित हुई। तत्पश्चात उनके करमनासा की हार, आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार है, राग गुजरी और भेदिए आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। डॉक्टर सिंह की संपूर्ण कहानियों में संपूर्ण कहानियां 2 खंडों में प्रकाशित हुई है। अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती है और नीला चांद उपन्यासों की रचना कर शिव प्रसाद सिंह ने उपन्यास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। अलग अलग बैतरणी में लेखक ने अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से उकेरा है। सन 1900 में उन्हें नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। घाटियां गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह रचित एक प्रसिद्ध लोकप्रिय नाटक है, और शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग तथा चतुर्दिक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह। विद्यापति, आधुनिक परिवेश और नवलेखन तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद डॉक्टर सिंह के प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेख हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह अपने जीवन में महर्षि अरविंद से बहुत प्रभावित रहे हैं, इसलिए उनके जीवन और विचारों पर अरविंद की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। डॉक्टर सिंह ने उनसे अत्यधिक प्रभावित होकर ही उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से महर्षि अरविंद की जीवनी भी लिखी। अपनी कहानियों को तो लेखक ने ग्रामोन्मुखी बनाकर मानो नई कहानी की शुरुआत ही की है। लेखक ने केवल परिवेश को ही प्रस्तुत नहीं किया, वरन सामाजिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग करते हुए अनेक अंतर्विरोधों को भी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। लेखक ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को खोखला करने वाले अंधविश्वासों पर भी चोट की है। आगे बढ़ते हैं, संक्षिप्त में ही
कहानी का जो है परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी कर्मनासा की हार शिव प्रसाद सिंह की बहुचर्चित कहानी है। इसमें लेखक ने अंधविश्वास पर करारी चोट की है। कर्मनासा के बारे में लोगों का अंधविश्वास था कि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मनुष्य की बलि लिए लौटती नहीं। पांडे के माध्यम से लेखक ने इस अंधविश्वास को तोड़ा है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। यह सहज भाषा में भारतीय ग्रामीण परिवेश की मर्मस्पर्शी कहानी है। चलिए फिर क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाठ के सारांश की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए पाठ का सारांश। कर्मनासा नदी के बारे में लोगों में यह विश्वास प्रचलित था कि एक बार नदी में बाढ़ आ जाए तो बिना मनुष्य की बलि लिए लौटती नहीं। नईडीह गांव ऊंचाई पर था, इसलिए उन्हें भय नहीं रहता था। पिछले साल अचानक जब नदी का पानी नईडीह से जा टकराया तो 5 बकरों की बलि दी थी। फिर भी एक अंधी लड़की और एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट चढ़ गई। इस वर्ष भादों में फिर पानी उमड़ा। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर बह गए थे। लोग घबरा रहे थे। ईश्वर भगत ने कहा कि बहुत पानी गिरेगा। धनसेरा चाची ने कहा कि गांव में पाप कर्म होगा तो प्रलय तो होगी ही। उसने बताया कि विधवा फुलमतिया के बच्चा हुआ है, यह न हुआ कि कहीं फेंक देती। यह कहकर वह चली गई। सबकी आंखों में नईडीह का भय था। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बखरी के दरवाजे खड़े बाढ़ के पानी को देख रहे थे। वे अपने कच्चे घर को देखते थे। आज से 16 साल पहले उसके माता पिता उन एक नन्हे लड़के को सौंप कर चल बसे थे। पैर से पंगु भैरव पांडे ने छोटे भाई को संभाला। पांडे के कानों में भी आवाज आई कि फुलमतिया के लड़का हुआ है। पांडे ने अपने भाई कुलदीप को बड़े प्यार से पाला था। एक दिन मुखिया जी ने कुलदीप की तंदुरुस्ती की तारीफ कर दी तो पांडे ने कहा कि इस लौंडे को दूध भी तो पचता नहीं। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई की बिनौले निकालते, तुमते, सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते और जजमानी करते। पत्रा देखते, सत्यनारायण की कथा बात देते और उससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता। कुलदीप कहीं चला गया है। पांडे को चैन नहीं है। वह लेटे हुए हैं और 2 वर्ष पहले की बात याद करते हैं। जब फूलमती उनके आंगन तुलसी की वंदना करने लगी तब कुलदीप की उससे मुलाकात हुई। दोनों मुस्कुरा दिए। पांडे को खड़ा देखकर दोनों घबरा गए और फूलमती चली गई। कुलदीप की यह हालत कि वह गुमसुम हो गया और किताब में उसे फूलमती नजर आने लगी। पांडे ने उसे बहुत समझाया और फूलमती को भी डांटा, लेकिन उनका मिलना बंद नहीं हुआ। वह फूलमती को कोसने लगे। समय बीतता गया। कुलदीप भी खुश नजर आता। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे। उनका मन दुखी था। उन्होंने कहा, पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पांडे ने रामायण की गुटका निकाली तो उसमें लाल निशान लगा था। का सीता भा विधि प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला, सुनऊ विनय मम बिटप शोका, सत्य नाम करो हरु मम शोका। पांडे की आंखों में आंसू निकल आए और फूलमती के लिए बोले, यह चुड़ैल मेरा घर खा गई। फिर उन्होंने सोचा कि आज उसके बच्चा हुआ है, कहीं यह न कह दे कि यह बच्चा कुलदीप का है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु समय ने दुख को भुलाने में मदद की। फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। सब लोग खुश थे। बारात आई। द्वार पूजा की शोभा देखते ही बनती थी। बनारस की पतुरिया नाचने को आई। बाई ने गीत गाया, नीच ऊंच कछु बूझत नाही, मैं हारी समझाए, ये दोनों नैना बड़े बेदर्दी दिल में गड़ गए हाय। कुलदीप आया तो उसने बताया कि वह नदी की तरफ चला गया था। पांडे ने फिर उसे समझाया कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है।
उसे बड़े पुण्य से इस घर में जन्म मिला। कुलदीप की समझ में कुछ नहीं आया। दोनों मिले। चैत के महीने में कर्मनासा उतर गई थी। उसके रेत में चलते हुए फूलमती ने कहा, तुम मुझे अधर में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे? कुलदीप का उत्तर था, मैं अपने प्राण दे सकता हूं, किंतु तुमको कभी नहीं। पांडे उधर से गुजर रहे थे, रुके और सोचने लगे कि आज तक का सारा प्रयत्न निष्फल गया। फिर सोचने लगे, काश फूलमती अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता, वह विधवा न होती। फिर पांडे ने कुलदीप को पुकारा, कुलदीप सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, उसी से तुम्हारा गला घोटते मुझे देर न लगेगी। फिर उसने फूलमती को भी डांटा। पांडे चारपाई पर पड़े पिछली बातें सोच रहे थे। छाती से सरक कर रामायण गुटका नीचे गिर पड़ा। वह कुलदीप को ढूंढते फिरे, लेकिन वह नहीं मिला। रात को उन्हें नींद नहीं आई। कुलदीप की याद सताती रही। शाम को पांडे ने घर से बाहर आकर देखा कि नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी है। नदी में बाढ़ आने जैसी लग रही थी। लोग फूलमतिया और उसके बेटे को बलि देने की तैयारी कर रहे थे। उसने पाप किया। पहले तो पांडे ने सोचा कि चलो ठीक है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। फूलमती की मां रो रही थी। मुखिया ने भैरव पांडे से पूछा कि उसकी क्या राय है। पांडे आगे बढ़े। उन्होंने बच्चे को फूलमती की गोद में से छीन लिया और बोले, मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो, कर्मनासा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वह अपने बहू बच्चे को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो ये हम लोगों ने अभी पाठ का सारांश देखा। अब क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आइए उद्देश्य को देखते हैं। पाठ का क्या उद्देश्य है? सामाजिक रूढ़ियां, अंधविश्वास और संस्कार बड़े शक्तिशाली हुआ करते हैं, किंतु वास्तविक मनुष्यता उनसे ऊपर उठने में ही है। यह कहानी प्रगतिशीलता, मानवतावाद का समर्थन करती है। इसमें अंधविश्वासों को खंडित किया गया है। वंश मर्यादा के मिथ्या मोह से मुक्त होने की आकांक्षा तथा मानवता की विजय की उद्घोषणा की गई है। उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त करना तथा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष की प्रेरणा देना भी इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसमें शोषित वर्ग की आवाज बुलंद की गई है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक सभी प्रकार के शोषण का विरोध किया गया है। तो ये रहा पाठ का उद्देश्य। अब हम लोग क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पाठ का संदेश एवं आज के समय में कहानी में किन समस्याओं को उजागर किया गया है, उस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। आइए बढ़ाते हैं क्रम को। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कर्मनासा की हार कहानी एक ग्रामीण परिवेश पर आधारित कहानी है। इसे आंचलिक कहानी के अंतर्गत रखा जा सकता है। कहानी में परंपरा के प्रति मोह से लेकर अंधविश्वास, रूढ़ियों एवं विगलित मानसिकता का चित्रण किया गया है। भैरव पांडे का जीवन एक ऐसे प्रगतिशील मनुष्य का जीवन है जो समाज के लिए आदर्श का पर्याय बन जाने के लायक है। कहानी में जिन समस्याओं को उजागर किया गया है, मुख्य रूप से हम उनको 5 बिंदुओं पर देखेंगे। वो बिंदु कौन कौन से होंगे? प्रथमतः जाति पात का भेदभाव, अंधविश्वास, विगलित मानसिकता, रूढ़ियों का प्रभाव और 5वां प्रगतिशील विचारों का अभाव। आइए शुरू करते हैं। जात पात का भेदभाव। भारत की ग्रामीण समाज पूर्णतः जात पात के भेदभाव से युक्त समाज सदियों से रहा है। अलग अलग जातियों का अपना टोला अलग होता है। कहानी में भी भैरव पांडे के भाई तथा मल्लाह जाति की कन्या के बीच
के प्रेम को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। यही नहीं, हम उसकी पहचान जाति के आधार पर करने लगे हैं। गुण को दरकिनार कर दिया गया है। आइए दूसरा बिंदु, अंधविश्वास। भारतीय समाज पूर्णतः अंधविश्वासी समाज के रूप में विदेशों में प्रचलित रहा है। विदेशी हमारे देश को बीन और सांप मदारी का देश कहा करते थे। इसके बीच का मूल कारण हमारे समाज का अंधविश्वास पर विश्वास करना रहा है। कर्मनाशा की हार कहानी में बाढ़ को लेकर लोगों में फैले अंधविश्वास के चलते फूलमती और उसके बच्चे की जान पर बन आती है। आइए तीसरा बिंदु देखते हैं, विगलित मानसिकता। भारतीय समाज में ग्रामीण परिवेश के लोगों की मानसिकता को एक तरह से विगलित ही कहा जा सकता है। भैरव पांडे ही नहीं बल्कि ग्राम प्रधान एवं अन्य लोगों का भी वैचारिक क्षेत्र पूर्णतः व्यर्थ एवं संस्कारहीन है। ग्राम प्रधान के साथ संपूर्ण ग्राम वाले कुलदीप के साथ प्रेम करने वाली तथा उसके बच्चे की मां को परंपरा के नाम पर कर्मनाशा की गोद में फेंक देना चाहते हैं। रूढ़ियों का प्रभाव। ग्रामीण भारत आज भी प्राचीन रूढ़ियों के साथ जीवन जीने के लिए विवश नजर आता है। जो लोग रूढ़ियों को पूर्णतः समाज को नष्ट करने वाला मानते हैं, वे भी कुछ देर के लिए अपनी जबान से कुछ बोल नहीं पाते। अकाल, सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपर्य को भी रूढ़वादी लोग दैवी प्रकोप मान बैठते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय खोजते नजर आते हैं। पांचवा अंतिम बिंदु, प्रगतिशील विचारों का अभाव। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग दकियानूस विचारों वाले हैं। अपने विचारों को वे प्रधानतः परंपरा से जोड़कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे में विज्ञान की प्रगति के साथ वे कदम से कदम मिलाकर चलने के में असफल रहते हैं। वे जाति पात, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, अमीर, गरीब आदि कई समस्याओं में स्वयं उलझ जाते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि कर्मनाशा की हार कहानी एक प्रतीकात्मक कहानी है, जिसमें समाज की समस्याओं को उजागर कर उन्हें सजग करने की चेष्टा कहानीकार द्वारा किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। कहानी कर्मनाशा की हार का जो मुख्य पात्र हैं भैरव पांडे, वह रूढ़िवादी समाज को फटकारते हुए सत्य को स्वीकार करने की भावना को बल प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं हम लोगों के समक्ष। अगर कहानी को ध्यान से देखें तो पांडे जी के चरित्र को हम लोग 5 मुख्य बिंदुओं पर आकलन कर सकते हैं, उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। प्रथम है कर्तव्यनिष्ठ एवं आदर्शवादी, दूसरा विचारशील, तीसरा आदर्श भाई, चौथा मानवतावादी व्यक्तित्व, पांचवा साहसी एवं निर्भीक। और भी देखा जा सकता है कर्म, जैसे प्रगतिशील हैं वो। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर जो है लेखक परिचय स्मृति संकेत के रूप में आ रहा होगा। पाठ का शब्दार्थ, कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो 1 नंबर के हैं तथा भैरव पांडे के चरित्र का चित्रण मुख्य बिंदु के रूप में आ रहा होगा, जिसे आप लोग कॉपी में उतार लेंगे और तैयार करेंगे। हाँ, ये ध्यान जरूर देंगे, कम से कम 2-3 बार जो है ध्यान से कहानी को आप पढ़ेंगे और 3-4 बार वीडियो को चला करके ध्यान से सुनेंगे। तो इसके बाद जो है आप कहानी को जो है पूरी तरीके से समझ जाएंगे एकदम परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा में आए हुए किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में आप लोग सक्षम होंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे की वीडियो में आप सभी प्रतीक्षा कीजिए, उसमें
क्या टॉपिक होगा, और या तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर हम लोग काम करें। हमने सोचा है कि पहले पाठ्य पुस्तक जो है इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है हम लोग ग्रामर की तरफ आगे बढ़ेंगे। आइए वीडियो को बंद करते हैं। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। आप अपने कार्य सिद्धि में सफल हों। बहुत बहुत आशीर्वाद।